हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू हरिशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी पीएससी 2023 टेस्ट सेशन के 11 पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो संगम राज्य से संबंधित कौन कौन से शिलालेख हैं जिनमें लिखा गया है, संगम राज्य के बारे में बताया गया। पहला शिलालेख या फिर 10वां शिलालेख, पहला या फिर 11वां, दूसरा या फिर 13वां और दूसरा या फिर 14वां। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दूसरा और 13। दूसरे में और 13 में 2 1 3। तो ये हो जाएगा संगम राज्य के बारे में इनमें बताया गया है। तो अशोक ऐसे पहले शासक हुआ करते थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया करते थे। उसमें राज्याज्ञा वगैरह ये सब जारी किया करते थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी इन लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ब्राह्मी जो है दक्षिण भारत से या फिर जो भारत के अंदर जो ये लिपि चलती है वो ब्राह्मी है। खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में चलती थी। और इन जो अशोक के अभिलेख हुआ करते थे इनको सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रेस्टन ने 1837 ईस्वी में। दूसरे और तीसरे अभिलेखों में जानकारी मिलती संगम के बारे में। ये क्वेश्चन हम लोगों का था। दूसरे शिलालेख में जो सीमांत राज्य थे चेर, चोर, पांड्य, सातीय पुत्र, ताम्रपर्णी इन सभी लोगों का उल्लेख मिलता है। ताम्रपर्णी किसे कहा जाता है? उस समय श्रीलंका को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है। और 13वें शिलालेख में किसके बारे में पता चला? 13वें शिलालेख में दक्षिण में पांड्य, आचविक राज्य और 5 सीमांत यूनानी राज्य इन सब के बारे में पता चला। तो क्या क्या हो जाएगा? दक्षिण में पांड्यों के बारे में पता चला। अशोक ने धर्म प्रचारक भी भेजे थे, तो इन क्षेत्रों में इन्होंने धर्म प्रचार के लिए भेजा। ऐसे श्रीलंका में भी इन्होंने भेजा था। किसे? महेंद्र को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको भेजा था। 13वें शिलालेख में ही 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से इन सबका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या चला? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा वाले चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इन चारों को अरेंज करना है। सबसे पहले क्या रहेगा? नगर संस्कृति। तो सबसे पहले आ जाएगा नगर संस्कृति, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। तो हो जाएगा नगर संस्कृति। इसके बाद क्या आया? लोहे का हल। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज होती है और फिर उससे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं और 1000 से 500 के बीच में लोहे के हल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद क्या होगा? आह सिक्के आएंगे, इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। और फिर सोने के सिक्के, तो हिंद यमन लोगों के द्वारा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, गुप्त मौर्य वंश के बाद ये सारे सिक्के आ जाते हैं, सोने के सिक्के। तो क्या हो जाएगा? ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ये चौथे। तो पहले चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये हो जाएगा अरेंजमेंट, डी ऑप्शन। तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नगरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़े जाल के रूप में फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह थे इन्होंने बहुत बड़ा सा जाल बिछा दिया, ये नहर, ये नहर, ये नहर, ये नहर, ये नहर। और इन नहरों की स्थापना किसने की? अगर नहर स्टार्ट करने की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने नहर बनवाना स्टार्ट किया, इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में कैसा अपना प्रदर्शन दिखाया? तो ये 1857 के विद्रोह में 1857 का विद्रोह किया, या फिर 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, या फिर 1857 के विद्रोह में ये तटस्थ रहे, या फिर जो देशी शासक थे उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी इन लोगों ने, शिक्षित मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किस अवस्था में थे? ये कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे या फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे?
कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, तो क्या हो जाएगा, जब भारत स्वाधीन हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय ये क्या थे, कांग्रेस के उस समय ये सदस्य नहीं थे। ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। और 1934 ईस्वी में मतलब ये अगर सदस्य नहीं थे कांग्रेस के, तो इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी क्यों, क्योंकि जो 1924 ईस्वी है उसमें इन्होंने बैकवर्ड में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी कि ये कभी ना कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे होंगे। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी कब, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। और ये संगठन में सक्रियता तो इन्होंने दिखाई, लेकिन सदस्य कभी भी नहीं बने इसके बाद। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्भरता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर डी ऑप्शन, 1997 ईस्वी में। तो 1997 ईस्वी से मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। निम्न धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, लोहा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, लोहा। अगला क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, या फिर ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सही आंसर डी ऑप्शन, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो जब जल प्रदूषण की माप के लिए ऑक्सीजन की मात्रा किन रूपों में खोजी जाती है, बीओडी के द्वारा, सीओडी के द्वारा और पीएच के आधार पर। तो इन 3 रूपों में जल में ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है जैव ऑक्सीजन मांग, यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड। और सीओडी का फुल फॉर्म होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यह जाएगा। तो इन 3 रूपों में जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, काशी में मिल रहा है, या फिर रोमनिदेही, या फिर कलिंग राज्यादेश, या फिर मास्की। तो इनमें से किसमें इन्हें अशोक के व्यक्तिगत नाम, यानी कि अशोक के नाम से इनको जाना गया। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मास्की। मास्की के साथ साथ उदयगोलन, नेतुर, इन सब में भी इनका नाम मिलता है अशोक। और मास्की अभिलेख है कहाँ वैसे, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में मास्की पड़ेगा। गुजरा में भी अशोक का उल्लेख मिलता है, और कालसी उत्तराखंड राज्य में है। मिलिंद प्नहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो एक मिलिंद प्नहो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो क्या हो जाएगा, नागसेन और मिलिंद के बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर हेयरिंग होती है, तो उसे से संबंधित मिलिंद प्नहो है। मिलिंद प्नहो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, इसका तोड़ोगे तो ये निकल के आएगा मिलिंद के प्रश्न। तो जो मिलिंद प्नहो है ये पाली भाषा में लिखा गया है और एक बौद्ध ग्रंथ है। ये जो मिनांडर थे जिन्हें मिलिंद कहा जा रहा है, तो ये हिंद यूनानी हुआ करते थे, और इन्होंने नागसेन और इन दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर के रूप में ये मिलिंद प्नहो संकलित है। तो फ्रेंड्स, ये रहे यूपी पीसीएस 2023 की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।